नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोधिसत्व कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नशा मुक्त प्रदेश बनाने में जुटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं महिलाओं के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से संवाद किया। सीएम धामी ने कहा, नशे के खिलाफ तेज कार्रवाई की जाएगी। अभियान के लिए अलग अलग दल बनाया जाएगा। मुख्य तस्करों तक पहुंचने का प्रयास भी करे पुलिस। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बोधिसत्व कार्यक्रम में पहुंचे थे मुख्यमंत्री। सामाजिक संगठनों से भी उन्होंने संवाद किया। तो उन्होंने कहा कि पुलिस भी नजर रखे, जो तस्कर है वहां तक पहुंचने की कोशिश करे पुलिस। नशा मुक्त प्रदेश बनाने में हम जुट गए हैं और जल्द ही उत्तराखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमने जो ये श्रृंखला प्रारंभ की तो उसमें उनका बहुत बड़ा, एक तरह से मैं कहूं कि मुझे मार्गदर्शन भी था। जब मैंने ये श्रृंखला शुरू करने की बात हुई थी तो उस समय में आपसे बहुत सारे विषयों पर बात हुई। तभी हमारे मन में ये विचार आया था शुरू से कि हम इस प्रकार की श्रृंखला आयोजित करेंगे जिससे कि सभी लोगों का, क्योंकि उत्तराखंड की जो ये यात्रा है, मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे जो भी ये आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से मुख्य सेवक के रूप में जो काम करने का अवसर मिला है, तो ये अवसर मुझे मिला जरूर है। ये यात्रा मेरी निजी यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है और इस यात्रा में हम सब लोग सहभागी हैं। जब सामूहिक यात्रा तभी जो है मंजिल तक पहुंचेगी जब हम सब लोग एक विचार के साथ एक में होकर, हम सब के विचार एक हो, हम सबका मन एक हो, हम सबका काम एक हो, हम सबकी गति एक तरफ को हो, हम सबकी क्या लक्ष्य एक तरफ को हो, बिल्कुल दिशा भी स्पष्ट हो, तभी हम लोग जो है अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। सबके एक एक सुझाव पर हम लोग पूरा मंथन करेंगे और पूरा मंथन करने के बाद उस पर हम कार्रवाई करेंगे। 2025 का जो हमारा विजन है कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। हमें और ज्यादा जानकारी के लिए सुदीप जैन विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुदीप, आज बोधिसत्व कार्यक्रम में पहुंचे थे सीएम धामी। उन्होंने नशा मुक्ति पर ज्यादा फोकस किया था। क्या कुछ निर्देश दिया उन्होंने इस दौरान? देखिए, मुख्यमंत्री आवास में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था बोधिसत्व। दरअसल मुख्यमंत्री का एक सपना है कि प्रधानमंत्री के निर्देशों पर जो आने वाला 2025 का वर्ष हो, जब 25वें वर्ष में उत्तराखंड प्रवेश करे, तो एक युवा उत्तराखंड होने के साथ ही समृद्ध, एक सशक्त उत्तराखंड हो। इसमें सारे उन एस्पेक्ट को शामिल किया गया है जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पर्यावरण हो, यहाँ के जल जंगल जमीन हो, यहाँ के युवा हो, खेल कूद की बात हो या आर्थिकी और राजस्व समृद्धि की बात हो। तो आज से एक शुरुआत की गई जिसमें मुख्यमंत्री ने अलग अलग महिलाओं से, पुरुषों से, आत्मनिर्भर समूहों से, महिला निजी उद्यमियों समूहों से और ऐसे कार्यकर्ताओं से, पर्यावरणविदों से चर्चा की है जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं या एक रोल मॉडल के रूप में पेश हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कुछ लोगों से ऑनलाइन भी बातचीत की है और उनके जो विचार विमर्श हैं कि आगे की पॉलिसी के रूप में सरकार क्या करे, उस पर भी चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में दो बड़ी बातें कही हैं। पहला, कल राज्य की जो कैबिनेट है, जो कल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बैठक होगी कैबिनेट की, उसमें कल खेल नीति पर चर्चा हो रही है। खेल नीति कल आने वाली है, वो फाइनल हो चुकी है। इसमें युवाओं को बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलने जा रही हैं। इसमें युवाओं को भोजन भत्ते से लेकर आवास की व्यवस्था, आवास के साथ ही आना जाना, आरक्षण इत्यादि की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम देखते हैं, जब खिलाड़ी अपने दम पर जीत कर आ जाता है तो उसके पीछे लोग बहुत पैसे देते हैं, बहुत आर्थिक मदद करते हैं, लेकिन जब वो संघर्ष के दिनों में होता है तब उसकी मदद नहीं होती, जो कि बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। इसलिए कैबिनेट बैठक आ रही है। दूसरा, एक युवा ने ये मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि जो युवा ड्रग्स में या नशे के अत्यधिक कुप्रभाव में आ रहे हैं, उससे उन्हें बचाने के लिए क्यों ना युवाओं को ही आगे करके उन्हें प्रेरित किया जाए। इसको मुख्यमंत्री ने एक अच्छी सुझाव के रूप में माना है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज ही वो डीजीपी से बात करेंगे इस विषय पर और एक अलग से नीति बने, एक अलग से दल बने जो सिर्फ ड्रग्स पर काम करे। तो इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और आज से इस
संवाद की, जो बोधिसत्व संवाद है, उसकी शुरुआत हुई है। सुदीप, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो पुलिस है वो तस्करों तक पहुंचे, यानी कि रूट कॉज को खोजने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिया है। क्योंकि अगर सीधे तौर पर ये कहा जाए कि जो नशाखोरी की जो चीजें हैं उस पर सीधा रोक लगा दिया जाए, रोक लगाने से रूट कॉज खत्म नहीं होता है। लोग चोरी छुपे चीजों को उपलब्ध कराएंगे और चोरी छुपे नशा करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने रूट कॉज जो है उस पर उन्होंने जोर दिया कि पुलिस को काम करना है, कि तस्करों को ढूंढना है। जी देखिए, मुख्यमंत्री ने जो बात कही है उसका सार यही है। और जहां तक रूट कॉज की बात है तो मुख्यमंत्री निर्देशों पर हमने देखा एसटीएफ बरेली तक पहुंची। उत्तराखंड एसटीएफ ने बरेली में रेड की है। अजय सिंह एसएसपी एसटीएफ है जिनके निर्देशों पर रेड हुई। पहली बार जो ड्रग का किंग पिन है उसकी अरेस्टिंग हुई। और तो और राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि ड्रग माफियाओं द्वारा अर्जित संपत्ति को एसटीएफ ने अटैच करा दिया। काली कमाई से अर्जित संपत्ति को कानूनी रूप से वेस्ट करा दिया गवर्नमेंट में। इसकी नीलामी की भी प्रक्रिया होगी। तो ये माना जा सकता है ड्रग्स पर कार्रवाई हो रही है, पर इसके इतने लूप होल्स हैं, इतने रास्ते हैं जिसमें हर एक पर काम करना थोड़ा कठिन और थोड़ा असंभव लगता है। लेकिन देखना होगा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद इसमें और कितनी सख्ती दिखती है। जी सुदीप, आपके पास हम लौट कर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, अगली खबर देहरादून से ही है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक कल होने जा रही है। कल कैबिनेट में नई खेल नीति आएगी। इस नीति में खाने से लेकर आवास आरक्षण की व्यवस्था होगी और हरियाणा की तर्ज पर ही सरकार खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करेगी, यानी खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो और अच्छा खेल में कर सके। हरियाणा के तर्ज पर ही ये फैसला लेंगे, खुद सरकार लेगी ये फैसला। आपको बता दें, कल ये बैठक में ही नई खेल नीति आएगी और इसी के तहत, नई खेल नीति के तहत काम किया जाएगा। और लगातार सुदीप जैन हमारे साथ विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुदीप, तारीफ करनी होगी यहाँ पर कि जो खिलाड़ी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो सरकार फैसला ले रही है कि पहले से ही खिलाड़ियों को इतना प्रोत्साहित कर दिया जाए कि आगे उनके लिए जो आगे बढ़ने का रास्ता है वो प्रशस्त हो जाए। देखिए, हम देखते हैं कि जो खिलाड़ी जब संघर्ष के दिनों में होता है तो कई खिलाड़ी पहाड़ के ऐसे भी हमने देखे जो बिना जूतों के ही दौड़ते हैं, चाहे स्प्रिंट रेस हो, 100 मीटर हो या रिले हो, और बाद में बहुत अच्छी प्रतिभा के रूप में निखरते हैं। मुख्यमंत्री ने जो बातचीत की, उन्होंने बताया है कि खिलाड़ी यदि कोई बहुत बड़ा पदक जीत ले, जैसे उत्तराखंड की वंदना कटारिया ओलंपिक में गई और हॉकी में 3 गोल किए, एक अच्छा नाम रोशन किया, तो जीतने के बाद तो कई निजी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, सरकारें आर्थिक मदद के लिए आती हैं। लेकिन जब खिलाड़ी संघर्ष के दिनों में होता है, उसमें बहुत अच्छी प्रतिभा होती है, तब उसे खर्च के पैसे नहीं मिल पाते। कई लोग इस खर्च को सह पाते हैं, कई लोग बेयर नहीं कर पाते, उनके पास इतनी आर्थिकी मजबूत नहीं होती। तो मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि ये जो नई खेल नीति है, इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि खिलाड़ी को शुरुआती दिनों से ही सरकार हर स्तर पर मदद करे। इसमें भोजन की, रहने की, आरक्षण यानी ट्रेनों में आरक्षण की और आने जाने की भी सुविधा मिले। समय समय पर अच्छे कोच, फिजियोथेरेपिस्ट मिले जो उनको ट्रेंड करें, तैयार करें, अच्छी डाइट हो, अच्छे छात्रावास हो। तो ये सारी पर्याप्त तैयारियां नई खेल नीति में आ रही है। कल की कैबिनेट में युवा उत्तराखंड की नई युवा खेल नीति 2021 कल सबके सामने होगी, जो कल कैबिनेट में अप्रूव होने जा रही है। देखिए, यूं तो कैबिनेट का मसला कि बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो पैसे के अभाव में आगे नहीं आ पाते हैं, और जब ऐसे में नई खेल नीति आएगी तो जाहिर तौर पर जो छिपी हुई प्रतिभा है वो और आगे आएंगी। जी बिल्कुल, ये बात सही है। जब लोगों को मौका नहीं मिल पाता पैसे की कमी के कारण, क्योंकि इक्विपमेंट यदि हम बैडमिंटन ही देखें या कोई हॉकी खेलता है या कोई क्रिकेट में कुछ अच्छा खेल रहा है, पर उनके खर्चे हैं, किट्स हैं और बाहर आने जाने ट्रैवल का खर्चा है, स्टे का खर्चा है। तो यदि सरकार इन चीज़ों में मदद करती है तो निश्चित तौर पे खिलाड़ियों को, जो उदीयमान प्रतिभाएं हैं, जो युवा प्रतिभाएं, उनको मौका मिलेगा। जी सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम लौट कर आएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल ने कमर कस ली है, भू कानून आंदोलन को समर्थन देने में उतर गई है। यूकेडी करेगी 1000 किलोमीटर की यात्रा। 10 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पूरे उत्तराखंड में यात्रा करने जा रही है। तो क्रांति दल ने कमर कस ली है और क्रांति दल अब यात्रा करने जा रही है। उत्तराखंड क्रांति दल भू आंदोलन के लिए ज्यादा जानकारी के लिए सुदीप जैन विशेष संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। सुदीप, उत्तराखंड क्रांति दल यात्रा करने जा रही है, क्या कुछ खास करेगी? जी देखिए, उत्तराखंड का एकमात्र क्षेत्रीय स्थानीय दल है उपरांत।
लेकिन जिसे हम उत्तराखंड क्रांति दल भी कहते हैं, लेकिन जो जो समय बढ़ा राज्य 21 वर्ष का हो चुका है, यूं राजनीति में उक्रांत बहुत पिछड़ता चला गया। पहले इनके विधायक जीतते थे, फिर एक आध विधायक इनके जीत के आने लगे, ये सत्ता में चले गए। अपनी जो मूल भावना उक्रांत जो बात करता है उत्तराखंड के हितों की रक्षा के लिए, उससे भटका, लिहाजा लोगों का ध्यान आकर्षण भी खत्म हो गया उक्रांत की ओर से। उक्रांत का अस्तित्व अब खत्म है, पर चूंकि अब राज्य में विधानसभा चुनाव है, इसलिए उनको भी एक नया एजेंडा चाहिए, लिहाजा वो भू कानून की मांग कर रहा है। यानी हिमाचल में जिस प्रकार से कोई बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी भू कानून की मांग सोशल मीडिया पर अलग अलग दल संगठन उठा रहे हैं। इसी के समर्थन में 1000 किलोमीटर की यात्रा उक्रांत करने जा रहा है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। तो एक विधानसभा चुनाव का एजेंडा है उक्रांत का, और वो चूंकि राज्य की राजनीति में अपना अस्तित्व चाहता है, प्रयास भी कर रहा है, लेकिन जब जीत कर आते हैं दल इस प्रकार के स्थानीय, तो बड़े दलों में शामिल होकर, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, वो अपनी मूल भावना से भटक जाते हैं। यही एक वो वजह है जिस वजह से जनता भी उन्हें नकार देती है। हालांकि देखना होगा कि उक्रांत की इस रैली को जनता का कितना समर्थन मिलता है। सुदीप, खास बात यह है कि चुनाव नजदीक है और ये वो मुद्दा उन्होंने उठाया है जो पहले भी उठाए जाते रहे हैं। क्या लगता है कि चुनाव में इस मुद्दे को उठाने के बाद उनको कुछ फायदा मिलेगा? जी देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि अब ये जनता के ऊपर है, जनता कितनी गंभीरता से नहीं लेती है। क्योंकि जब जब ये चुनाव जीते इनके विधायक, तो ये दूसरे दलों के समर्थन में आ गए। काशी सिंह एरी उक्रांत से थे, मंत्री बन गए, वो भी पार्टी लाइन पर नहीं रह पाए। इसी प्रकार पंवार विधायक भी इनकी पार्टी लाइन पर नहीं रह पाए। तो समय समय पर उक्रांत को समर्थन तो मिला पहाड़ की सीटों से, लेकिन वो अपनी जो जिम्मेदारी जनता ने दी एज ए जनप्रतिनिधि, उस पर वो खरा नहीं उतरे। लिहाजा उक्रांत को लेकर भी लोगों में थोड़ी संशय की स्थिति दिखती है। जी सुदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सूरी में उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में कंडक्टर और ड्राइवर के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद सुबह 7 बजे जाने वाली बस करीब 9 बजे खुली, जिससे स्कूल और ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि सुबह छात्र छात्राओं को पेपर देने के लिए स्कूल और कॉलेज पहुंचना था, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर के बीच उपजे विवाद के बाद उन्हें काफी देरी हो गई। वहीं ड्राइवर का कहना है कि कंडक्टर की तरफ से देर रात उसके साथ अभद्रता और मारपीट की गई, जिस कारण वो कंडक्टर के साथ बस नहीं चला सकता। इसने बदतमीजी करी तब मैंने मारा इसे, इसलिए मैंने कहा मैं इसे साथ में ले जाऊंगा, गाड़ी जाएगी, जितनी सवारी मैं ले जाऊंगा, लेकिन ये नहीं जाएगा। इसने बदतमीजी करी मेरे साथ। पर ऐसे में आप दोनों के झगड़े में तो सवारियां काफी लेट हो गई ना। बताओ 7:30 बजे। तो क्या आपने इसके लिए अधिकारियों से शिकायत करी है क्या? कोई नहीं, अभी गुरुजी हम लोग यहाँ से गए नहीं, जब जाते तो मैं शिकायत। आप कैसे ले जा रहे हो सवारी? अब मैं जा रहा हूँ, ये नहीं जाएगा कंडक्टर जाएगा, मैं गाड़ी नहीं जाऊंगा। कंडक्टर नहीं जाएगा, मैं गाड़ी जाके खड़ी करूंगा, पूरे अधिकारी को लिखित में दूंगा। तो ये तस्वीरें देखिए मारपीट की किस तरह से की गई थी। उसके बाद 2 घंटे बाद बस का संचालन हो पाया था, क्योंकि ड्राइवर का आरोप है कि कंडक्टर ने मारपीट की थी, अभद्रता की थी, इस वजह से वो उसके साथ गाड़ी नहीं चला सकता। और इसी बहस का नुकसान आम लोगों को हुआ, छात्र छात्रों को हुआ। मसूरी में देर रात चली गोलियों से लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि रविवार की देर शाम बडोनी चौक के पास पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच वन वे में जाने को लेकर झड़प हो गई। वन वे का उल्लंघन करने पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में मारपीट हुई। तभी पर्यटकों में शामिल एक युवक ने पिस्टल निकालकर पहले स्थानीय लोगों पर तानी और फिर हवाई फायरिंग कर दी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मसूरी में पुलिस सक्रिय नहीं है, ऐसे में बाहर से आने वाले असामाजिक तत्व इसका फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि मसूरी में पुलिस को बेहतर करने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए। यहाँ से जा रहे थे तो कैलसन के पास वन वे, तो ये हमारी गाड़ी के आगे आ गया। हमने बोला वन वे है तो आप नीचे से चल जाएं। हाँ। तो ये बोलने लग गया कि नहीं हमें ऊपर से जाना है। मैंने कहा वन वे है, आप नीचे से चल जाइए। तो ज़बरदस्ती करने लग गए और गाड़ी से उतर गए, बदतमीजी करने लग गए। फिर हमने बोला भाई जाने दो, और बदतमीजी करके इसने सीधा गन निकाल ली अपनी। गन निकाल के सीधा इसने फायर कर दिया। कितने राउंड फायरिंग करी? इसने 1 राउंड करा, और आते आते फिर भाई जी ने यहाँ पे पकड़ा इनको। हाँ। और ये अपने होटल में छिप गए। तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है क्या इसमें? पुलिस अभी तो आई है, अभी देखते हैं। भी कांड हुआ बाहर कुछ गुट बजों की, यूपी 14 नंबर था, यूपी का नंबर था वो। हाँ। यूपी का नंबर था, यूपी गाड़ी। तो हमारे रेस्टोरेंट पे मैंने फिर अपने स्टाफ को बुलाया बाहर। फिर मैंने को एक बाहर से एक हमारा जिसमें हम वो करते हैं ना कुछ लोहे का, एक मेरा बाहर गाड़ी के पीछे। हाँ। पर
क्या हुआ कि उन्होंने गोली चलाई, एक गोली का शूट किया उन्होंने, वो मेरे कान के पीछे से गई। ठीक है सर, और आज की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, आज की बात मैं बोल रहा हूँ, मैं रोना नहीं चाहता, पर मैं अभी होटल से उनको खींच के ला सकता हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, लेके आ सकता हूँ। कितने राउंड फायरिंग और करी ये होंगी? एक राउंड फायर किया सर, एक राउंड फायर किया उन्होंने, और मार भी रहे, लोकल लोगों को मार भी रहे थे, जो बहुत शर्मनाक वो है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि पुलिस कहाँ थी, पुलिस आई 1 घंटे के बाद, वो भी कांड। पौड़ी के चौकीसैंण तहसील में भालू के हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते एक हफ्ते में भालू ने 3 गांव वालों को घायल कर दिया, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। तो शनिवार को भालू ने एक महिला और युवक पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इस मामले में रेंजर पैठानी रश्मि ध्यानी ने कहा कि भालू के हमले को देखते हुए वन विभाग की टीम ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। साथ ही भालू को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने गाँव वालों से अपील की है कि वो रात के समय बाहर जाने से बचे और अकेले जंगल की तरफ रुख ना करें। लालकुआं के जयपुर बीसा ग्राम पंचायत में बेची जा रही कच्ची शराब के विरोध में महिलाओं का गुस्सा फूट गया और महिलाओं ने हल्दू चौड़ पुलिस चौकी का घेराव किया। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि गांव में कई जगहों पर कच्ची शराब बनाई और बेची जा रही है, जिस वजह से दिन भर शराबियों का यहां जमावड़ा लगा रहता है और महिलाओं पर ये शराबी अभद्र टिप्पणी भी करते हैं। चौकी के घेराव की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे, महिलाओं को शांत कराया। वहीं कोतवाल ने महिलाओं को 3 दिन के अंदर शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आज जयपुर बीसा से कुछ जनप्रतिनिधि और महिलाएं आए थे। उनका आरोप है कि इलाके में कुछ कच्ची शराब बिक रही है। कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो कच्ची शराब बेचने का काम करते हैं, तो उसी विषय पर इन लोगों से वार्ता की गई। वार्ता के बाद इनको आश्वासन दिया गया और मेरा कहना है कि लगातार कच्ची शराब पर कार्रवाई की जा रही है। इनकी सूचना मिलती है तो भी कार्रवाई करते हैं और उसके अलावा हम लोग अपने स्तर से भी लगातार कच्ची शराब जो हमारे क्षेत्र पर अवैध शराब का जो है वो लगातार खतरा बढ़ते जा रहा है। लोगों के घरों में विशेषकर जो पुरुष लोग हैं, ये लोग शाम को पी के आते हैं और औरतों को परेशान करते हैं। क्या वजह है कि अब क्या यहाँ आए हल्दी चौड़ चौकी में क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग करने आए हैं कि यहाँ पर शराब का जो अवैध शराब बंद के मामले हमने शराब बंद करवानी है। ये हमारी ही ग्राम सभा की नहीं है, हर जगह की यही बात है। कच्ची शराब, कच्ची दारू, इससे बड़े ही नहीं बच्चे भी बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। बच्चे अपने पास हैं, रखे हैं और बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं इधर उधर, और ये हम चाहते हैं कि ये शराब बंद। लालकुआं कोतवाली की बजरी कंपनी में प्रेम प्रसंग के चलते एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं एफआईआर के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने दुख भी जताते हुए कहा है कि दलित युवती को प्रेम प्रसंग में फंसाकर उसकी हत्या कर दी गई। ये बेहद निंदनीय है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपी परिवार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का एससी विभाग पीड़ित परिवार के साथ है और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, विभाग इनके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने प्रेम मोहब्बत से अपने वहाँ उसके रहने लगी। हमने कोई शादी नहीं करी, हमने कोई विरोध नहीं किया। कौन लड़का है, क्या नाम है उसका? लड़का का नाम रोबिन है, रोबिन गिल। हमने कोई विरोध नहीं किया। वो लोग बराबर आते थे, जो भी हमारी जैसा बनता था उन्हें खिलाते बनाते, खा के चले जाते थे। हम नहीं गए उनके घर पर। लड़की ने हमसे कई बार कहा, पापा हमारे घर पे आओ। हमने बेटा आएंगे, समय आने दो, कोई त्योहार हो तो आऊँगा। कितना समय हो गया लड़की को उस परिवार में गए हुए? लड़की को 3-4 महीने हो गए। कैसे संबंध चल रहे थे इनके? संबंध ऐसे थे, वो उसके घर में रहने लगी, आदमी औरत का संबंध। अच्छा, तो कोई बात कभी बताई उसने, कोई ऊंच नीच जो घटना घटी? हमको कुछ नहीं बताया लड़की ने, परिवार में हमारे कुछ नहीं बताया। हमें तो ये लगते थे दोनों आते थे, दोनों बड़ा प्रसन्न नजर आते। जी हैं जिनकी बिटिया पड़ोस में ही एक रोबिन नाम के गिल के वहाँ विवाही तो नहीं है, लेकिन वो प्रेम संग चल रहा था उनका, और 2-3 महीने पहले से ही उनका एक वहाँ जाना था, आना जाना एक दूसरे का था, और वो अपने साथ एक पत्नी की तरह रख रहा था। लेकिन आज ऐसी घटना हुई है जो उसकी मृत्यु हो गई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये मृत्यु उनके द्वारा हुई है तो ऐसे दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए
और इस तरीके से जो घटना, अगर ऐसी घटना लग जाएगी तो ये आने वाले समय में हम लोग जो लोगों का जो है बढ़ता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।